फ्रेंड्स, आई एम विवेक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, अपनी सेहत अपने हाथ। तो देखो दोस्तों, अपनी सेहत अपने हाथ ही होती है। आप जैसा खाएंगे, आप जैसा रहेंगे, वैसे ही आपकी सेहत भी होगी। तो अब कुछ अगर आपका हेल्थ खराब है तो वो आपकी ही गलती है, और आपका अगर हेल्थ अच्छा है तो वो भी आपकी ही मेहनत है। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक मीन्स बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में होता है। हर एग्जाम में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में से बहुत सारा मीन्स थ्योरीज आता है। तो चलिए, आज का टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसेप्ट, ये सब काउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो थोड़ी देर मैं आगे बढ़ने के पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़े अकाउंटिंग का जो थ्योरी वाला ट्यूटोरियल 1 है वो देख ले, उससे थोड़ा अकाउंटिंग का नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद ही चैप्टर में है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही बेस है, कॉन्सेप्ट्स आर बेस ऑफ द अकाउंटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले जानते हैं व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स क्या होता है? कोई रूल्स, कोई मेथड, कोई एक तरह का कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। प्रिंसिपल्स मतलब एक रूल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अ बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स कॉमनली एसोसिएटेड विद द थ्योरी एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हुआ एक तरह का रूल्स जो अकाउंटिंग, जिससे अकाउंटिंग चलता है, मतलब जिससे अकाउंटिंग होता है। लोग उसी रूल्स को फॉलो करके अकाउंटेंट मतलब अकाउंटिंग का काम करते हैं। लेट्स अलग पेज में देखते हैं कंडीशंस क्या है। अब कुछ कंडीशंस है जो कि बहुत जरूरी है। एक प्रिंसिपल बनने के लिए कैसा कैसा कंडीशंस की जरूरत होता है। वैसे तो बेस्ड ऑन रियल एजम्पशन होना चाहिए। प्रिंसिपल रियल एजम्पशन में बेस्ड होना चाहिए, वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। फॉलो कंसिस्टेंटली मींस कंटिन्यूअस, उसे फॉलो किया जा सके, ऐसा वो प्रिंसिपल होना चाहिए। दूसरा, फ्यूचर प्रेडिक्शन बताए, वो फ्यूचर के बारे में हमें एक इमेज दे सके, एक नजरिया दे सके, वो एक कन्वेंशन होता है। और दूसरा, इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स को अगर वो कंडीशन बताया जाए तो यूजर्स के पास इन्फॉर्मेशन जाए, मींस प्रिंसिपल का मीनिंग। तो ये कुछ कंडीशन है। नाउ अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन मींस एक तरह का रिवाज, एक तरह का क्या बोलते हैं कन्वेंशन का हिंदी में मतलब होता है रिवाज। कन्वेंशन एक तरह का मींस बिलीफ। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन रिफर्स टू द जनरल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट ऑन द यूसेज एंड प्रैक्टिसेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है? बिजनेस लाइफ का एक तरह का वो रिवाज है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे हिंदू लोग में रोज पूजा करना रिवाज है, रोज सूर्य को जल जल देना रिवाज है। खैर भोजन नहीं करते, कोई बात नहीं, बट रिवाज है। मुस्लिम में देख लो, वो लोग नमाज पढ़ते हैं हर रोज, ये सब रिवाज है। तो वो उनको उनका एक ग्रुप में बांटता है। मुस्लिम लोग को अलग ग्रुप में बांटता है, हिंदू को अलग ग्रुप में बांटता है। तो उसी तरह अकाउंटिंग कन्वेंशन भी पूरे बिजनेस इकोनॉमिक लाइफ को एक अलग ग्रुप में बांटता है। तो गैप मींस क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जो पूरे वर्ल्ड में जनरली एक्सेप्टेड है कि यही प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में फॉलो होगा, उसी को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम में देखते हैं। तो अब अकाउंटिंग कंसेप्ट शुरू होने वाला है। इंट्रोडक्शन। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो बेस है, मॉडर्न अकाउंटिंग का बेस है अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो कुछ कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। इफ एनी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, देन इट कैन नॉट कम इन द अकाउंट्स। तो सभी ट्रांजैक्शंस को मनी में मेजर होना चाहिए, मनी में मेजर कर लेना चाहिए, क्योंकि मनी एक कॉमन वैल्यू है, करेंसी उसी मतलब करेंसी ऑफ कंट्रीज, कॉमन वैल्यू फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। आप किसी कहीं से गुड खरीदने जाओ तो मनी वैल्यू दोगे उसका। आप गुड के बदले गुड तो दे नहीं सकते, नहीं तो बहुत सारा वो होता होगा। पहले तो बार्टर सिस्टम में बहुत ऐसे दिक्कतें आती थी हमारे गुड से गुड, तो उसी के हिसाब से उसी को हटाने के लिए मनी आया। तो मनी इज ए कॉमन मेजर, इसीलिए काउंटिंग में कोई झमेला ना हो, कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट फॉलो किया जाता है। तो इसका दो लिमिटेशंस भी है। वो है कि एक पहला तो है कि मनी का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है। मनी का परचेसिंग पावर क्या है? हर दिन कमता है, हर दिन बढ़ता रहता है, हर दिन ऐसा चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल, आज आपने फ्लैट खरीदा, वो 10 साल या 20 साल बाद फ्लैट का प्राइस चेंज हो जाएगा, तो परचेसिंग पावर बढ़ गया, मनी का परचेसिंग पावर कम रहा धीरे धीरे। तो ये मनी स्टेबल फैक्टर नहीं है। दूसरा हो गया, दूसरा हो जाता है आपका मनी जो है, जो कुछ मींस जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स है बिजनेस के लिए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स, लॉयल्टी ऑफ वर्कर, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्किल्स कैसा है, हमारे जो वर्कर्स है वो सब ह्यूमन रिसोर्स को तो माप नहीं सकते, उनका तो कैपिटल है, उनका तो मनी वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनको बिजनेस के अंदर नहीं ला सकते, हम नहीं लाते हैं। ये दो लिमिटेशन है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का, बाकी बात कुछ नहीं। नाउ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है? दो एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मींस डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट, एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। तो हर एक ट्रांजेक्शन में या तो आपका कुछ जा रहा है या तो आपके पास कुछ आ रहा है, ये होता है हर एक ट्रांजेक्शन। तो ये इसका मीनिंग क्या होता है? आपका इक्विटी प्लस लायबिलिटी प्लस टू एसेट्स, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग क्वेश्चन। पीरियोडिसिटी नेक्स्ट हो गया। पीरियोडिसिटी मींस क्या? पीरियड मींस पीरियड नाम से हमें क्या पता चला? एक तरह का स्मॉल पीरियड जिसमें बिजनेस का रिजल्ट निकाला जाए। फॉर एग्जांपल, ये एक साल हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। मतलब पीरियोडिसिटी मींस हुआ कि पूरे बिजनेस के टाइम को स्मॉलर पीरियड में बांट देना, ताकि बिजनेस का जो परफॉर्मेंस हो रहा है ईयर बाय ईयर, बिजनेस को ईयर बाय ईयर काम किया जा रहा है, अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं मापेंगे तो क्या होगा? हमें तो कुछ रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बिजनेस अच्छी ग्रोथ पे चल रहा है या बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो वही मापने के लिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बनाया गया, ताकि हम बिजनेस को स्मॉलर पीरियड में बांट के बिजनेस का सुधार कर सके, बिजनेस में अपना काम कर सके। तो इट इज द टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, हमारा मींस 1 अप्रैल से बिजनेस ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। इसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। और मटेरियल थिंग्स व्हाट हैपन विद इन दिस 12 मंथ्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मस्ट बी अकाउंटेड। तो विद इन दिस 12 मंथ्स जो भी होता है वो इसके अंदर आना चाहिए, और उसका अकाउंटेंट होना, मतलब उससे ही लेके हम रिजल्ट निकालेंगे। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चार्जिंग ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन आना चाहिए। इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो चार्जिंग डेप्रिसिएशन ईयर वाइज चार्ज कर रहे हैं, वही एक क्लियर एग्जांपल है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट एसेट्स का वैल्यू कितना बिक सकता है वो तो नहीं निकलेगा ना हमारा। अगर ये सोचो बिजनेस के एंड में हम सोचे कि डेप्रिसिएशन देंगे, तब तो बिजनेस का एंड कब होगा हम तो देखते नहीं है, दिखे नहीं है। तो यही होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। दूसरा हो गया चौथा, एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और इसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किसे कहते हैं? क्योंकि बिजनेस, इस कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस और जो प्रोपाइटर है वो डिफरेंट है फ्रॉम द बिजनेस। प्रोपाइटर इज इंडिपेंडेंट और डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, राइट? प्रोपाइटर क्या है? प्रोपाइटर मतलब मालिक जो पैसा लगाया बिजनेस में, वो क्या है? बिजनेस से डिफरेंट है। सो प्रॉफिट जो अर्न होता है वो क्या होता है? बिजनेस को चुकाना पड़ता है, किसको? प्रोपाइटर को। प्रोपाइटर बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसने बिजनेस को पैसा दिया। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक इंसान है, बस उसमें जान नहीं है। तो समझ लो ना आप, तो बिजनेस में उसने पैसा लगाया तो बिजनेस को भी उसे पैसा लौटाना पड़ता है, और वही होता है प्रॉफिट। जो बिजनेस कमाता है वही प्रॉफिट होता है। तो ओनर इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, सो इट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू रिटर्न द मनी टू द ओनर्स, राइट? तो इसका पर्पस क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का पर्पस क्या है? टू एलिमिनेट पर्सनल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
इसका मेन पर्पस यही है कि बिजनेस के ट्रांजेक्शंस बिजनेस संभाले और पर्सनल ट्रांजेक्शंस अपना पर्सनल वो संभाले। अगर बिजनेस और प्रोवाइडर पर्सनल हो एक होते तो क्या होता, प्रोवाइडर अगर जब प्रोवाइडर को जब मन आता पैसा डाल लेता, बिजनेस से पैसा ले लेता, तो क्या होता, बिजनेस का वैल्यू तो डाउन होता रहता। इसीलिए टू एलिमिनेट परचेज पर्सनल ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नाउ व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज शोन एज अ लायबिलिटी इन बिजनेस। कैपिटल मैंने बताया ना, जो बिजनेस प्रोवाइडर लगाता है बिजनेस में पैसा, वही उसी को कैपिटल कहते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोवाइडर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो गया बिजनेस में? एक लायबिलिटी। तो ये कहां रहता है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेटिज्म। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म और सेफ्टी और सिक्योरिटी और प्रूडेंस। तो इसका मीनिंग आपको पता चली होगा, सेफ्टी बनाए रखना, बिजनेस में सेफ्टी बनाए रखना, सिक्योरिटी बनाए रखना। तो और इसका कंसेप्ट में क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। ऑल फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट्स बट नो फ्यूचर गेन्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट विदाउट रिलीजिंग इट। तो इसका मतलब हुआ जितना भी लॉसेस है, जो हमें मतलब जितना भी लॉसेस होने की संभावनाएं हैं इन फ्यूचर, उसे हम अकाउंट में ले, और जितना भी गेन्स होने की संभावना है, जितना भी प्रॉफिट होने की संभावना है, उसे अकाउंट में ना ले, जब तक कि वो हो ना जाए, वो गेन या प्रॉफिट हो ना जाए। इस कंसेप्ट का मीनिंग यही है कि अगर लॉस होने का चांस है तो ले लो, बिजनेस में उसका अकाउंट बना लो, और अगर नहीं है तो नहीं बनाओ। बट गेन होने का चांस है तो उसमें बिजनेस में मत डालो, क्योंकि गेन जब तक हुआ नहीं है तब तक कोई चांसेस नहीं है कि गेन होगा। तो दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड स्पेशली टू क्लोजिंग स्टॉक। कैसे क्लोजिंग स्टॉक में? ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। मतलब जो कम है वही मार्केट। सोचो अगर मार्केट प्राइस 80 रुपये है एक आर्टिकल का और उसका कॉस्ट हुआ 60, तो हमें बिजनेस के अंदर लिखना होगा 60 व्हिचएवर इज लोअर। ओके, क्योंकि कंजर्वेटिज्म हम ऐसे गेन्स को बढ़ा नहीं सकते। हम एंटिसिपेट कर लेंगे 20 रुपये हमारा गेन है, उसे बिजनेस में लिख देते, तब तो क्या, तब तो पूरा अकाउंटिंग ही गलत हो गया, तब तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जा रहा है, तब तो प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है ना। वही बात इधर में बताइए। तो कंजर्वेटिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में बहुत बार आएगा, इसलिए आप पूरे अच्छी तरीके से इसे याद कर ले। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। नाउ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है? एक तरह का प्रोविजन बना रखना, एक तरह का। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है? समझो मिस्टर राम ने श्याम को गुड्स बेचा, तो श्याम ने क्या किया, गुड्स ईयर के एंड में जाकर पता चला श्याम इंसॉल्वेंट हो गया, श्याम के पास कोई पैसा नहीं है, तो राम क्या करेगा? राम उसको क्या गुड डेट बनेगा, गुड डेटर्स बना के रखेगा अपने बिजनेस में, एसेट्स बना के रखेगा? नहीं, खामा का बिजनेस का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए वो बैड डेट अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे क्लोज कर देगा, उसको खत्म कर देगा, समझे, उसको बैलेंस को खत्म कर देगा। बैड डेट्स मींस गंदा डेटर्स। तो प्रोविजन उसके लिए बिजनेस बहुत सालों से चल रहा है, तो बिजनेस को एक अंदाजा हो जाता है कि साल के एंड में जाके मेरा इतना तो बैड डेट्स होना ही है, इतना तो बैड डेट्स मेरा होगा ही होगा। तो उसका बिजनेस क्या करेगा? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से, कंजर्वेटिव कंसेप्ट के हिसाब से वो बिजनेस उसके लिए तैयार रहता है कि अगर ये मेरा हो भी जाए तो मेरा प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा प्रॉफिट इतना सिक्योर है। तो इसका मींस एक तरह का सिक्योरिटी बनाए रखना। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज जस्ट अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अगर बैड डेट हुआ तो हमें पैसा मिल जाएगा, प्रोविजन से हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो? प्रोविजन और रिजर्व एक स्पेशल चैप्टर है, इसमें बाद में अलग लेक्चर में आपको समझाऊंगा, अभी बस इतना ही समझ लो। अच्छा, और एक है प्रॉफिट फॉर द ईयर्स आर अंडरस्टेटेड ड्यू टू प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रॉफिट जो होता है ईयर का वो अंडरस्टेटेड होता है, क्योंकि देखो अब बात तो सही है ना, जो भी अगर हम सब कुछ लॉस में लिखेंगे, सब लॉस को पकड़ेंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या, जो एक्जैक्ट प्रॉफिट है उससे तो कम होना ही है। जैसे कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी मार्केट प्राइस कम है, तो मार्केट प्राइस जो भी कम है वो लिख रहे हैं हम अकाउंटिंग में, मतलब किताब में, बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट तो कम होगा, प्रोविजन बना रहे तो प्रॉफिट कम होगा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैचिंग कंसेप्ट और डेबिटिंग। तो मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मैचिंग इज मैच करवाना, किसके साथ? रेवेन्यू के साथ। तो ऑल एक्सपेंसेस व्हिच वेंट टुवर्ड्स जनरेटिंग सेल्स हैव टू बी डेबिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एनी एक्सपेंसेस व्हिच वाज इनक्योर्ड बट व्हिच डिड नॉट गो टुवर्ड्स जनरेटिंग सेल्स कैन नॉट बी डेबिटेड। तो जैसे देखते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है बिजनेस में, सेल्स इकट्ठा सेल्स बनाने के लिए या जो रेवेन्यू बनाने के लिए, उसे हम लिखते हैं कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, और उसको अगर डेबिट कर देते हैं जितना एक्सपेंसेस है, मैं आपको गोल्डन रूल्स याद करने बोला था, वो गोल्डन रूल्स के हिसाब से जितना भी एक्सपेंसेस होता है नॉमिनल अकाउंट में वो डेबिट होता है, और जितना भी रेवेन्यू होता है वो क्रेडिट होता है। तो जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है सेल्स बनाने के लिए, जो भी खर्च कर रहे हैं हम सेल्स को, कम सेल्स मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, वो एक्सपेंसेस दिखते हैं। और जो एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है सेल्स करने के लिए, उसे हम नहीं लिखते, उसे हम अलग एसेट्स बना के बैलेंस बना के रख देते हैं। तो जैसे इसका मेन मीनिंग हो गया ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज ऑफ दैट ईयर, समझ रहे हो? एग्जांपल ले लो, ड्राइंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, ड्राइंग अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एग्जांपल है, और बहुत सारे सेल्स जैसे सैलरी दी स्टाफ को, ये सब। कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। इसका मतलब होता है कॉस्ट, जिस कॉस्ट में हमने एसेट्स को परचेस किया उसी कॉस्ट में हम लिखेंगे अपने अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट में। फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन परचेस किया 1 लाख रुपीज़ में, और उसका 3 साल बाद दाम हो गया 4 लाख रुपीज़, तो बट मार्केट प्राइस में नहीं लिखना हमें। इसमें दो रूल्स फॉलो होता है, एक तो आपका कंजर्वेटिज्म फॉलो होता है और एक ये हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्यों मार्केट प्राइस में नहीं लिखना है, तो हम गेन को इकट्ठा कर ले रहे हैं, गेन को एंटिसिपेट कर ले रहे हैं, और कॉस्ट कंसेप्ट में लिखना है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट में लिखना है, समझ रहे हो? ऑल एसेट्स मस्ट अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द प्राइस फॉर व्हिच इट वाज सिक्योर्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन मींस क्या? रिलीज होना, किसी तरह कुछ रिलीज होना, पैसा आना या पैसा जाना। तो प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का कैन ओनली बुक्ड व्हेन सेल हैज टेकन प्लेस, मेनली बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक हैज गॉन अप, इट डज नॉट मीन प्रॉफिट हैव बीन मेड। तो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो कभी लिखेंगे जब वो रिलीज हुआ, जब सेल्स हुआ हो तभी बिजनेस में प्रॉफिट लिखेंगे। इसमें भी वही कंजर्वेटिज्म में बताया ना आपको, पूरा बेस है अकाउंटिंग का। कंजर्वेटिज्म ये सब सारे प्रिंसिपल, सारे कंसेप्ट इज अ बेस। तो प्रॉफिट कैन ओनली बी बुक व्हेन सेल हैज टेकन प्लेस, मेनली बिकॉज़ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हैज गॉन अप। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो हम क्या प्रॉफिट एंटिसिपेट करेंगे? सोचो आपका दुकान में आलू है, आलू का प्राइस बढ़ गया बट बिक्री अभी नहीं हुआ है, तो आप क्या उसको इनकम बना के लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो वैसे ही ये रियलाइजेशन कंसेप्ट के तहत बताता है क्या कि बिजनेस में जब तक कोई मतलब प्रॉफिट हो ना जाए, जब तक सेल्स हो ना जाए, तब तक हम प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। यू कैन नॉट बुक रिकॉर्ड प्रॉफिट बिफोर यू सेल द गुड, ओनली आफ्टर यू सेल इट यू बुक इट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल ले लो, a gold bought as 1 lakh, value of gold increased to 100 lakhs. In the balance sheet, it must show the value of gold at cost. Historical cost, conservatism, ये सब यहाँ follow हो रहा है, देख लो ध्यान से, and not rupees 100 lakhs. After you sell the gold for 100 lakhs, then you can book your profit, right? Next देखते हैं
मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी मींस क्या, मटेरियल जो बिजनेस के लिए सिग्निफिकेंट है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस को फायदा होगा, जिसे जानकर जो इन्फॉर्मेशन जान के बिजनेस का लाभ होगा, वही बिजनेस के अंदर लिखो। जिस इन्फॉर्मेशन को जान के बिजनेस का लाभ कोई फायदा नहीं, खामा बिजनेस का मींस टाइम वेस्ट होगा, फिर उसको लिख के फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ देख लो, पैसे 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 अगर आप हर एक जगह पैसे लिखते रहोगे तो 10 रुपया 5 पैसे, 10 रुपया 10 पैसे ऐसे लिखोगे तो खामा बैलेंस का मींस वो बनेगा, एक तरह का दिक्कतें पैदा होगी। राउंड फिगर इसलिए अकाउंटिंग में फॉलो किया जाता है, राउंड नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू नियरेस्ट नंबर। तो ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स हैव टू बी मेंशन इन द अकाउंट। जो भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए लग रहा है अकाउंटेंट को कि हाँ इसका जानना हमारे मैनेजर को बहुत जरूरी है, तो ये अकाउंटेंट लोग बुक के अंदर डालते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियलिटी रॉन्ग डिसीजन कैन बी टेकन। तो अगर मटेरियलिटी कंसेप्ट नहीं होता तो गलत डिसीजन ले लिया जाएगा। अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है अगर उसे भी डाल दिया, जो इंपॉर्टेंट है उसे नेगलेक्ट कर देता तो भूल ही होगा ना। समझ लो ना आप लोग। फॉर एग्जांपल ले लो, एक स्टेपलर हम खरीदे, स्टेपलर वो बिजनेस के लिए उतना बड़ा एक मींस खर्च नहीं है कि उसे बिजनेस अपना एक एसेट्स में डाल के लिखे कि हमारे बैलेंस शीट में स्टेपलर 5 रुपये का स्टेपलर दिख रहा है। वो खामा का बिजनेस का मींस एक तरह का दिक्कतें पैदा करेंगे यूजर्स को, खामा का एक मशरूम बन जाएगा, मशरूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट। वो क्या है? कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट होता है ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए कैपिटल एसेट टिल इट इज इंस्टॉल्ड बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट का मतलब बता रहा है कि सोचो आपने कोई एसेट्स खरीदा, एक मशीनरी खरीदा, दुकान में गए, उसका 1 लाख रुपये प्राइस है, उसको बिजनेस तक लाया, आपका 50,000 रुपये, सॉरी 5,000 रुपये आपका खर्च हो गया बिजनेस में लाने तक, गाड़ी भाड़ा खर्च हो गया। फिर उसको अच्छा से पैक कराया, उसे अच्छा से रंग कराया, आपने खर्च किया, रिपेयर किया उसको, वो सब क्या बिजनेस एसेट्स को तैयार करने के लिए वो सब एक्सपेंस हो रहा है, तो वो सब खर्च हो रहा है बिजनेस का। तो वो एक पूरा कैपिटल मतलब पूरा एसेट्स के अंदर ही वो लिखा जाएगा। एसेट्स का प्राइस वही बनेगा टोटल जो उतना खर्च हो रहा है लाने तक, बिजनेस को खड़ा मतलब मशीनरी का जो खर्च हुआ बिजनेस तैयार होने तक, मशीनरी बिजनेस में यूज लाने तक उतना ही दिखा जाएगा। यहाँ दिया रहेगा मेजर हॉलिंग ओल्ड बाय ओल्ड मशीन रिपेयर रिनोवेट, ये सब कॉस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसमें मीन सब्सटेंस जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वही लिखो बिजनेस में, उल्टा सीधा नहीं, मतलब लीगल फॉर्म की जरूरत नहीं, जो ओरिजिनली है जितना हमारे पास है जो है वही लिखना है। फ्लो ऑफ मनी, परचेज ऑफ लैंड, इंटरेस्ट स्टॉक, ये सब नेक्स्ट है। अब आते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। ये फंडामेंटल मीन इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड वाइड यूज भी होता है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आर पार्ट ऑफ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का पार्ट है ये। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, उसमें क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में सॉरी इसके 3 पार्ट होते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल कंसेप्ट। तो आप देखते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? नो रीजन फॉर द कंपनी टू डिसकंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन नियर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, वन इज कैश अकाउंटिंग एंड मर्केंटाइल अकाउंटिंग। हां, 2 तरह का अकाउंटिंग होता है, जैसे एक्रूअल कंसेप्ट होता है एक, और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। एक्रूअल कंसेप्ट ही बहुत जगह फॉलो होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं फॉलो होता, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब होता है जब कैश मिल रहा है, जब पैसा मिल रहा है तब उसे बिजनेस में लिखो, तब उसे अकाउंटिंग में लिखो, अकाउंटिंग मतलब बुक में लिखो। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब सेल्स हो रहा है, जब काम हो जा रहा है तभी उसे लिख दो, चाहे वो इनकम हो रहा है चाहे एक्सपेंस हो रहा है। रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ एज दे वे, सो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड when they are due and not on receipt basis, right? जब हमें पैसा मिल रहा है तब नहीं, जब ड्यू पर जा रहा है, जब हमें देना या उधार पर जा रहा है तभी लिखो। So if an enterprise has enjoyed the facility but has not yet paid for it, the amount should be recorded in the books of account। क्या सोचो एक उधारी लिया गया रेंट, मैं बिल्डिंग का महीना जो है मेरे घर का भाड़ा 1 महीना रह लिया हूँ बट अभी तक पैसा नहीं किया, पे किया हूँ, तो मेरा तो ड्यू पड़ गया है, तो उसे हम अपने बिजनेस में क्या लिखेंगे? अनपेड रेंट। हाँ, इन एक्रूअल कंसेप्ट कैश फ्लो इज डीलिंक्ड फ्रॉम एक्सपेंसेस इनक्लूड, एंड इस तरह का लिंक बनाना कैश के साथ। अच्छा, इन एक्रूअल कंसेप्ट कैश फ्लो इज डीलिंग फ्रॉम एक्सपेंसेस इंक्योर्ड और इनकम अर्न। तो कैश का कोई मतलब नहीं है एक्रूअल कंसेप्ट में। एक्रूअल कंसेप्ट में कैश को लेकर इतना चिंता नहीं किया जाता। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या बताइए, जब वो ड्यू हो रहा है तभी उसे लिख दो, नॉट ऑन रिसीप्ट ऑफ कैश। नाउ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर अनस्टेटेड assumption, दैट इज इफ नथिंग इज मेंशन्ड दे हैव बीन फुल्ली फॉलोड। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है जो अनस्टेटेड है, उसे स्टेट करना जरूरी नहीं होता। अगर कुछ नथिंग है मतलब मेंशन नहीं किया जाए तो वो उसे यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्वालिटी क्वालिटी कैसा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो थैंक यू दोस्तों, अभी तक के लिए मैं इतना ही बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको बताऊंगा। पर हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये जो है उसे थोड़ा किताबों में भी पढ़ लिया, क्योंकि मेरे समझाने के बाद अगर आप इसे किताब में पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और हाँ, आखिरी बार और भी फिर से बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसे अच्छी तरह पढ़ो। ओके बाय, गुड बाय।